नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पशुओं में परिसंचरण या परिवहन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम पौधों में परिवहन या परिसंचरण को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं और समझते हैं पौधों में पदार्थों का परिवहन। जो बहुकोशिकीय पौधे होते हैं या पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, अर्थात सभी बहुकोशिकीय पौधे या पादप जो है उनमें हरित लवक पाया जाता है और हरित लवक में क्लोरोफिल होता है, अर्थात पौधे क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं या फिर भोजन का निर्माण करते हैं। और साथ ही साथ इस भोजन का प्रयोग पौधों के सभी भागों के द्वारा किया जाता है। ये प्रक्रिया आपको बहुत अच्छे से पता होगी, लेकिन आप समझिए कि ये अगर हमने मान लिया कि ये क्या हो जाएगा, पौधा हो जाएगा, तो पौधों में दरअसल जो पत्तियां होती हैं वो पौधों की डालियों पर होती हैं, और वहीं पौधे में अगर हम देखें तो ये पौधे का क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा। ये पौधे का तना हो जाएगा, जहां पर ये पौधे की क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। ये क्या हो जाएगा, भूभाग हो जाएगा। और इसी पौधे के ऊपर क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। जैसे ये यहाँ पर पौधा हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या है, कई डालियां होती हैं। तो अब आप यहाँ पर समझिए कि देखिए हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, अर्थात पौधे अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। और पौधे जो हैं वो भोजन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एक तो हो जाएगा किसका, जल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जल पौधों को प्राप्त होता कहाँ से है भाई, पौधों के यहाँ पर जो पत्तियां हैं, पत्तियों के पास में जल तो होता नहीं। जल जो है पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, जड़ों के माध्यम से। तो यहाँ पर पौधे जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पता है कि पौधों को जो है, पौधों में वृद्धि के लिए कई आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। और इन सब का, जैसे अगर हम बात करें जल की या पोषक पदार्थों की, या फिर क्या हो जाएगा, खनिज लवण हो जाएंगे, या फिर कई अन्य जो महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, ये पौधों को प्राप्त होते हैं कहाँ से, भूमि से। अर्थात भूमि में से जो जड़ें होती हैं वो जल, पोषक, खनिज एवं पदार्थों का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। और अवशोषण करने के पश्चात पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो इन पदार्थों का क्या करते हैं, ऊपर की ओर क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। और परिवहन के माध्यम से ही ये जो जल है, ये पोषण है, ये कहाँ तक पहुँचता है, पत्तियों तक पहुँचता है। और फिर पत्तियों में जाकर जो है क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, ये पत्तियां हो जाएंगी। और चूंकि यहाँ पर फिर प्रकाश संश्लेषण की जो है क्या होगी, अभिक्रिया होगी, और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से ही जो है भोज्य पदार्थों का क्या होगा, निर्माण होगा। अब आप समझिए कि पत्तियों ने अगर भोजन बना लिया तो क्या उस भोजन का जो उपयोग है पत्तियों के द्वारा किया जाता है, नहीं, पूरे पौधे के सभी अंगों के द्वारा भोज्य पदार्थों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो भोज्य पदार्थ का निर्माण पत्तियों के द्वारा किया गया है वो फिर पत्तियों से होकर उसको शरीर के विभिन्न भागों तक उसको क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। अर्थात पुनः जो है यहाँ से भोज्य पदार्थों का जो है जड़ों में, तनों में, राइट, या डालियों में, हर जगह पर भोज्य पदार्थों का क्या होता है, परिवहन होता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात हम समझ चुके हैं कि पौधों में जो परिवहन होता है वो दरअसल पौधों की जो कार्य प्रणाली है उसके संचालन के लिए पौधों में भी जो है भोज्य पदार्थों का या पदार्थों का परिवहन होता है। और इसको हम सीधा सीधा इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं, अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि पौधों में, राइट, पौधों में पदार्थों का परिवहन क्यों होता है, राइट, पौधों में या पादपों में पदार्थों का परिवहन
क्यों होता है? तो हम सीधा कह सकते हैं कि सभी जो पौधे होते हैं, बहुकोशिकीय पौधे, सभी बहुकोशिकीय पौधे या पादप जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और भोजन बनाने के लिए मृदा से जल, खनिज, पोषक एवं अन्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं, अर्थात जड़ों के माध्यम से या मूलों के माध्यम से ये इनका क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। तो पौधे अपनी जड़ या मूलों के द्वारा भूमि से जल, पोषक पदार्थ, खनिज तत्व एवं कई कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं और वहां से इनका परिवहन किया जाता है और परिवहन के माध्यम से जल, खनिज और पोषक जो तत्व हैं वो कहां तक पहुंचते हैं? पत्तियों तक पहुंचते हैं। फिर जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां जल एवं पत्तियां क्या करती हैं? पत्तियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती हैं। तो जड़ों से जल को अवशोषित किया जाता है, खनिज लवण को अवशोषित किया जाता है, पोषक तत्वों से अवशोषित किया जाता है और पत्तियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती हैं, अर्थात पत्तियां जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का निर्माण करती हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। फिर जो निर्मित भोज्य पदार्थ होता है उसको पौधे के सभी अंगों तक जो है वो पहुंचाया जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो ऊर्जा के स्रोत होते हैं और कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की अभिक्रिया से ही ऊर्जा क्या होती है? विमुक्त होती है। यही कारण है कि पौधों में भी भोज्य पदार्थों के परिवहन के लिए जो है परिवहन तंत्र पाया जाता है, साथ ही साथ जल हो जाएगा, खनिज एवं पोषक तत्वों के परिवहन भी जो है पौधों में पाया जाता है, अर्थात पौधों की कार्य प्रणाली को संचालित करने के लिए ही पौधों में पदार्थों का क्या होता है? परिवहन होता है। क्लियर? चलिए अब हम दूसरी चीज समझते हैं। पौधों में या पादपों में जल एवं खनिजों का क्या हो जाएगा? परिवहन हो जाएगा, राइट? एक चीज हम यहां पर समझते हैं कि कई बार बोला जाता है कि जल ही जीवन होता है। दरअसल पादप हो या जंतु हो, सभी के लिए जल एक अति महत्वपूर्ण क्या है? पदार्थ है। अगर जल नहीं होगा तो पादपों की एवं जंतुओं की जो शारीरिक क्रियाविधि है वो संपन्न नहीं हो पाएगी, राइट? यहां पर हम उदाहरण के लिए अगर पौधों को ही ले लें तो पौधों से जितने भी पौधे अपने भोजन के लिए जो है जल की आवश्यकता होती है और खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है और इन सब का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा ही होता है, राइट? तो पादपों में कार्बनिक पदार्थों का, जल का, अकार्बनिक पदार्थों का, पोषक तत्वों का, खनिज तत्वों का जो परिवहन है वो जल की सहायता से ही होता है और जल का जो अवशोषण है वो पौधों के मूलों या जड़ों के द्वारा किया जाता है। अब मूल आखिरकार जल को कैसे अवशोषित करती है, इसी के बारे में हम पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ेंगे कि परासरण क्या होता है, विसरण क्या होता है, कैसे जल अवशोषित होता है, राइट? तो जो जल है वो मूलों के द्वारा अवशोषित होता है और दरअसल मूलों में क्या होते हैं? मूल रूम पाए जाते हैं, छोटे छोटे मूल रूम पाए जाते हैं और मूल रूम की विशेषता ये है कि ये मृदा के संपर्क में रहते हैं। जो मूल रूम होते हैं वो मृदा के कणों के संपर्क में रहते हैं और इन्हीं मृदा के कणों से जल का या भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। साथ ही साथ जल में जो घुले हुए खनिज हैं चाहे पोषण है, उन पदार्थों का अवशोषण के लिए जो सतह के क्षेत्रफल को भी बढ़ा देते हैं, अर्थात मूल रोम के माध्यम से ही जो मूले हैं वो भूमि की या मृदा से खनिज एवं पोषक तत्व जो कि जल में घुले हुए होते हैं उनका क्या किया जाता है? अंतःग्रहण किया जाता है। इस तरीके से जल के माध्यम से ही जो है मूल रोम के द्वारा जल में घुले हुए खनिज पोषक तत्वों का जो है अवशोषण किया जाता है और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है जल की सहायता से ही संपन्न होती है, राइट? अब समझते हैं पादपों में क्या हो जाएगा? परिवहन तंत्र हो जाएगा, राइट?
तो हमें पता है कि पौधे स्वयंपोषी होते हैं और पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। अर्थात पादपों में जल एवं खनिज पदार्थों के परिवहन के लिए तथा निर्मित भोजन को सभी अंगों तक पहुंचाने के लिए ऊतकों का या फिर पौधों के अंगों का जो समूह होता है उसे ही पादपों का क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। और पादपों का जो परिवहन तंत्र है वो संवहन ऊतक के द्वारा बना हुआ होता है। इनको अगर हम समझे तो पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्व या खनिज तत्वों के अवशोषण एवं परिवहन के लिए छोटी छोटी वाहिकाएं या पाइप जैसी वाहिकाएं पाई जाती हैं, राइट। और ये जो वाहिकाएं होती हैं ये विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं और इन्हीं कोशिकाओं को ही क्या कहा जाता है, संवहन ऊतक कहा जाता है। अर्थात पौधों में जल एवं खनिज तत्वों के परिवहन के लिए विशेष कोशिकाएं जो होती हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, संवहन ऊतक कहते हैं। और संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। अगर हम देखें तो पौधों में मृदा से जल, पोषक तत्व, खनिज पदार्थों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। और जो जाइलम होता है, जाइलम फिर कई चैनलों का या नालियों का एक जाल होता है जो कि जड़ या मूल हो जाएंगी, जड़ एवं मूलों में पाया जाता है, तनों में पाया जाता है। अर्थात जड़ से लेकर तनों से होता हुआ पत्तियों तक जाइलम का एक क्या होता है, जाल पाया जाता है। और इसके माध्यम से ही पूरे पादप में क्या होता है, जल का परिवहन होता है। साथ ही साथ जब पत्तियों के द्वारा भोजन तैयार कर लिया जाता है तो पत्तियां जब भोजन का संश्लेषण करती हैं तो उस भोजन को ही पादप के सभी भागों में लाने के लिए एक विशेष कोशिकाओं का समूह होता है, राइट, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं, जो कि एक क्या होता है, संवहन ऊतक होता है, राइट। इस तरीके से पौधों में जो है परिवहन होता है, किसका, भोज्य पदार्थों का। क्लियर। अब जो पौधों में परिवहन होता है, यहां से 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि पौधों में परिवहन को समझाइए। पौधों में परिवहन कितने प्रकार का होता है, राइट, या पौधों में विभिन्न प्रकार के परिवहन को उदाहरण सहित समझाइए। तो हम यहाँ पर जो है पौधों में परिवहन को समझते हैं। तो पौधों में जो परिवहन होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, लघु दूरी परिवहन हो जाएगा, अर्थात पदार्थों का छोटी दूरी या लघु दूरी के लिए परिवहन, और दीर्घ दूरी का परिवहन। तो पौधों में लघु दूरी का परिवहन और दीर्घ दूरी का परिवहन। लघु दूरी का जो परिवहन है वो फिर दो प्रकार का होता है, सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन फिर दो प्रकार का होता है, उत्प्रेरित विसरण और दूसरा क्या हो जाएगा, विसरण हो जाएगा। तो यहाँ से हर एक से हो सकता है 5 नंबर से प्रश्न पूछ लिया जाए कि लघु दूरी का परिवहन किसे कहा जाता है, या लघु दूरी के परिवहन को समझाइए, या विसरण क्या होता है इसके महत्व को समझाइए। इस तरीके से जो प्रश्न है वो मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो है लघु दूरी के परिवहन को पढ़ते हैं, फिर हम जो है वो दीर्घ दूरी के परिवहन को पढ़ेंगे। तो हम चर्चा करते हैं यहाँ पर लघु दूरी के परिवहन की। देखिए, लघु दूरी का परिवहन वह परिवहन होता है जो एक कोशिका में उसके जीव द्रव्य एवं विभिन्न कोशिकांगों के बीच में होता है, राइट। तो सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि पौधों में वह परिवहन जब पदार्थों का एक कोशिका में उसके जीव द्रव्य और उसी कोशिका के विभिन्न अंगों के बीच में होता है तो उसे ही लघु दूरी परिवहन कहते हैं। या फिर जब पौधों में पदार्थों का परिवहन एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच होता है, और कोशिका तो क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, लघु परिवहन कहते हैं। तो जब पौधों में पदार्थों का परिवहन एक कोशिका में उसके जीव द्रव्य एवं उसी कोशिका के अन्य कोशिकांगों में होता है, या फिर एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में होता है, तो उसे ही लघु परिवहन कहते हैं।
और जो लघु परिवहन होता है फिर वो दो प्रकार का होता है, सक्रिय एवं निष्क्रिय। तो हम यहाँ पर पहले समझते हैं निष्क्रिय परिवहन के बारे में। देखिए, निष्क्रिय परिवहन से तात्पर्य क्या है? निष्क्रिय परिवहन से तात्पर्य ऐसा परिवहन जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इसमें बिना एटीपी के संपादित हुए पदार्थ उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर क्या होते हैं? परिवहन करते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं? निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। तो 3 नंबर के लिए यहाँ पर परिभाषा हो जाएगी कि निष्क्रिय परिवहन वह परिवहन होता है जिसमें पदार्थों का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर बिना एटीपी के संपादन या बिना ऊर्जा के होता है। तो जब निष्क्रिय परिवहन वह परिवहन होता है जिसमें पदार्थों का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर परिवहन बिना ऊर्जा के या फिर बिना एटीपी के संपादन के होता है, राइट। और यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है, या हम श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे, जब माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो एटीपी के रूप में ही ऊर्जा क्या होती है? संचित होती है। तो बिना एटीपी के संपादन के पदार्थों का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जो परिवहन होता है उसको ही निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। और ये विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, जिसमें से पहला कौन सा हो जाएगा? विसरण हो जाएगा। तो हम यहाँ पर विसरण को समझते हैं। देखिए, विसरण परिवहन की वह प्रक्रिया है जिसमें द्रवों, ठोसों एवं गैसों के अणुओं की अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्रों की ओर गति होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है, राइट। तो विसरण पदार्थों के परिवहन की वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव, ठोस या गैसों के अणुओं की अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति होती है, उसे ही विसरण कहते हैं। और अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति तब तक होती रहती है जब तक कि पदार्थ के अणु उपस्थित स्थान में समान रूप से ना फैल जाएं या विसरित ना हो जाएं। तो जब उस स्थान पर पदार्थ के अणु समान रूप से विसरित हो जाएंगे तो विसरण की प्रक्रिया रुक जाएगी, अदरवाइज विसरण की प्रक्रिया चलती रहेगी। यहाँ पर इसको हम 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं, राइट। जैसे अगर हम मान लें कि अगर किसी कमरे में इत्र की जो है शीशी खोल दी जाती है, तो अगर इस कॉर्नर में इत्र की शीशी खुलती है तो जो गैस के अणु हैं वो इस यहाँ पर उनकी सांद्रता अलग होगी। तो यहाँ से अर्थात अधिक सांद्रता से जो इत्र के अणु हैं वो निम्न सांद्रता वाले क्षेत्रों की ओर जाएंगे और इस तरीके से धीरे धीरे पूरे कमरे में विसरण होगा, जिससे जो है इत्र पूरे कमरे में फैल जाएगा, अर्थात हर जगह से हमें इत्र की खुशबू जो है आने लगी। इसका दूसरा उदाहरण हम ये भी ले सकते हैं कि जब किसी जल में किसी रंजक को घोला जाता है, जैसे जब किसी जल में अगर कॉपर सल्फेट है या पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको जैसे ही जल में घोला जाता है तो जब ये जल में घोलते हैं तो वहाँ पर तो इनके जो रंग हैं वो गहरे रंग का क्षेत्र होता है, परंतु धीरे धीरे अधिक सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर इस रंजक के अणुओं का परिवहन होता है विसरण के माध्यम से, और कुछ समय पश्चात पूरा बीकर या पूरे पात्र में वह रंग समान रूप से क्या होता है? जो है समान रंग का दिखाई देने लगता। दूसरा हो जाएगा उत्प्रेरित विसरण। ये यहाँ पर उत्प्रेरित है, तो उत्प्रेरित विसरण क्या होता है? देखिए, उत्प्रेरित विसरण होता है ये सांद्रण प्रवणता के अनुरूप ही कार्य करता है। अर्थात सांद्रण प्रवणता क्या होती है? सांद्रण प्रवणता में अर्थात विसरण में उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्रों की ओर ही पदार्थ के अणुओं का क्या होता है? विसरण होता है। अंतर केवल इतना ये है कि जो उत्प्रेरित विसरण होता है ये पोरीन्स के माध्यम से होता है, अर्थात वह विसरण जो कोशिका कला में उपस्थित विशिष्ट कला प्रोटीन की सहायता से होता है उसे ही उत्प्रेरित विसरण कहते हैं। तो 2 परिभाषा लिख सकते हैं, वह विसरण जो पोरीन्स के माध्यम से होता है
उसे ही उत्प्रेरित विसरण कहते हैं, या वह विसरण जो कोशिका कला में उपस्थित विशिष्ट कला प्रोटीन की सहायता से होता है उसको ही उत्प्रेरित विसरण कहते हैं। राइट। इसके साथ ही यह जो विसरण होता है, इस विसरण में विशिष्ट पदार्थ के विशिष्ट अणुओं का क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। राइट। तो विशिष्ट स्थितियों में पदार्थ के विशिष्ट आयनों के अभिगमन के लिए उत्प्रेरित विसरण होता है, और चूंकि यहाँ पर जो विशिष्ट प्रोटीन है वो विशिष्ट पदार्थों का परिवहन करते हैं, तो सीधी सी बात है उत्प्रेरित विसरण वह विसरण होता है जो कि पोरीन्स के माध्यम से होता है या कोशिका कला में उपस्थित विशिष्ट कला प्रोटीन की सहायता से होता है। क्लियर। विशिष्ट स्थितियों में यह पदार्थों को विशिष्ट आयनों के अभिगमन के लिए जिम्मेदार होता है। अब हमने यहाँ पर उप्रेरित जो है विसरण एवं विसरण दोनों को समझ लिया है। अब पौधों में हम जो है विसरण के महत्व को समझते हैं, और ये 5 नंबर में पूछे जा सकने वाला प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विसरण किसे कहते हैं तथा पौधों में विसरण के महत्व को समझाइए। तो हम यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि पौधे के जितने भी वाहनी भाग होते हैं, अर्थात जहां से पदार्थों का आदान प्रदान या परिवहन होता है, तो पौधों के वाहनी भागों द्वारा जल का जलवाष्प के रूप में जो निष्कासन होता है वह विसरण के द्वारा ही होता है। अर्थात जो जलवाष्प है वो पौधों से विसरण के द्वारा ही क्या होती है, निष्कासित होती है। इसी तरीके से श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में भी गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अगर हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती हैं और ऑक्सीजन को निर्मुक्त करती हैं। वैसे ही जो श्वसन की अभिक्रिया होती है उसमें क्या किया जाता है, उसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। राइट। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन की अभिक्रिया में जो है अभिक्रिया के दौरान जो गैसीय आदान प्रदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड का या ऑक्सीजन का, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन को जो है वातावरण में छोड़ते हैं। यह भी पौधों के विसरण के कारण ही होता है या विसरण परिवहन के कारण ही होता है। तो विसरण के कारण ही जल वाष्प जो है जलवाष्प के रूप में निष्कासित होता है। विसरण के कारण ही गैसीय आदान प्रदान होता है। साथ ही साथ पौधों की जो सुगंध होती है, तो पौधों के जैसे पुष्प हैं, पत्तियां हैं, उनमें वाष्पशील पदार्थों की जो सुगंध होती है वो विसरण के माध्यम से ही आसपास के वातावरण में फैल जाती है। साथ ही साथ जो पौधे होते हैं वो भूमि से आयन या खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं, तो आयन भी विसरण प्रक्रिया के तहत ही आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। साथ ही साथ विसरण की जो प्रक्रिया है यह भोज्य पदार्थों के संवहन में भी क्या करती है, मदद करती है। क्लियर। अब हम यहाँ पर दूसरा सक्रिय परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो लघु दूरी परिवहन में हमने यहाँ पर जो है लघु दूरी परिवहन में निष्क्रिय परिवहन को पढ़ लिया है, उत्प्रेरित विसरण को पढ़ लिया है। अब जो है हम सक्रिय परिवहन को पढ़ते हैं। राइट। तो सक्रिय जो परिवहन क्या होता है, देखिए सक्रिय परिवहन वह परिवहन होता है जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात सक्रिय परिवहन में सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध अणु जो पंप है वो अणु ऊर्जा का उपयोग करता है, उसे ही सक्रिय परिवहन कहते हैं। तो सीधी सी बात है वह लघु परिवहन जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह सक्रिय परिवहन जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही सक्रिय परिवहन कहते हैं। या सक्रिय परिवहन में सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध जो पंप है वो अणु ऊर्जा का उपयोग करते हुए पदार्थों का परिवहन करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सक्रिय परिवहन कहते हैं। यहाँ पर सांद्रण प्रवणता का मतलब क्या हुआ, अभी तक हमने ये देखा था कि विसरण में
उच्च सांद्रता से पदार्थों के अणुओं का निम्न सांद्रता वाले स्थानों की ओर विसरण हो रहा था। परंतु इस परिवहन में क्या होता है, जो पंप होता है, पंप मतलब क्या हुआ, विशिष्ट प्रोटीन। तो सक्रिय परिवहन कोशिका कला में उपस्थित विशिष्ट प्रोटीन की क्रियाशीलता के कारण ही होता है। और ये जो प्रोटीन होते हैं ये अलग अलग अणुओं के परिवहन में अपनी भूमिका रखते हैं और इन प्रोटीन को ही क्या कहते हैं, पंप कहते हैं। तो ये जो पंप है ये अणुओं की ऊर्जा का उपयोग करते हुए, अर्थात ये जो प्रोटीन है ये अणुओं की ऊर्जा का उपयोग करते हुए सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध, अर्थात अगर हम देखें तो ये निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अणुओं का परिवहन करते हैं, राइट। इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं, आरोही परिवहन भी कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, सक्रिय परिवहन वह परिवहन होता है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या इस परिवहन में सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध जो पंप है अर्थात विशेष प्रोटीन ये अणु ऊर्जा का उपयोग करता है तथा पदार्थ के अणुओं को, राइट, पदार्थ के अणुओं का या ऊर्जा के उपयोग की सहायता से ही पदार्थ के अणुओं का निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर अणुओं का परिवहन होता है। इसीलिए इस जो सक्रिय परिवहन है इसको आरोही परिवहन भी कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लघु दूरी का परिवहन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। क्लियर। अब हम यहाँ पर जो है दीर्घ दूरी के परिवहन को समझते हैं। तो दीर्घ दूरी का परिवहन से तात्पर्य क्या हुआ, देखिए पौधों में पाए जाने वाला वह परिवहन जिसमें पदार्थों के अणुओं को लंबी दूरी तक जो है भेजा जाता है या लंबी दूरी तक जो है उनको भेजा जाता है, तो उसे ही दीर्घ दूरी परिवहन कहते हैं। और पौधों में विभिन्न पदार्थों का परिवहन उनके संवहन ऊतक के द्वारा होता है, राइट। इसीलिए ये भी कहा जा सकता है कि संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम के माध्यम से जो परिवहन होता है उसे ही हम दीर्घ दूरी का परिवहन भी कहते हैं। अब दीर्घ दूरी की परिवहन के लिए एक क्या होता है, जाइलम होता है। मैंने बताया था कि जो है सभी पौधे मूल या जड़ से ही जल, पोषक पदार्थ एवं खनिज तत्वों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। और जो जाइलम होता है, राइट, जाइलम ही इन जो अवशोषित पदार्थ होते हैं इनको जाल के माध्यम से, या जो जाइलम जाल होता है उनके माध्यम से पौधों के अन्य भागों या पत्तियों तक पहुंचाते हैं, राइट। और जब यह भोजन कहाँ पर पहुंच जाता है, पत्तियों पर पहुंच जाता है, तो उसका क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। यहाँ पर एक बात और ये याद रखनी है कि जाइलम में जो भोज्य पदार्थों का जल एवं पोषक पदार्थों का परिवहन होता है वो एक दिशीय होता है। फिर दूसरा हो जाएगा यहाँ पर फ्लोएम संवहन ऊतक। तो देखिए जल एवं पोषक पदार्थ जब पत्तियों पर पहुंचते हैं तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण होता है, राइट। और संश्लेषण से ही ग्लूकोज का क्या होता है, निर्माण होता है, राइट। या विशेष रूप से अगर हम देखें तो स्टार्च का निर्माण होता है, राइट। अब ये जो है ग्लूकोज का निर्माण है, इसके निर्माण के पश्चात इसे पौधे के विभिन्न अंगों तक जो है वो भेजा जाता है, राइट। और उसको भेजने के लिए जो कोशिकाओं का समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। और फ्लोएम में जो द्विदिशीय क्या होती है, गति होती है। अब हम यहाँ पर समझते हैं परासरण के बारे में। तो पौधों में परिवहन में परासरण भी होता है, तो हम यहाँ पर परासरण को भी समझते हैं। देखिए पौधों में या पादपों में परासरण पदार्थों के परिवहन की वह विशिष्ट प्रक्रिया होती है जिसमें विलायक के अणुओं का एक रेखीय प्रभाव में उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर क्या होता है, अर्ध पारगम एवं चयनात्मक पारगम झिल्ली के द्वारा परिवहन होता है। तो यहाँ पर विसरण में और परासरण में केवल अंतर ये है कि अगर जो पदार्थों का परिवहन है वो अर्ध पारगम झिल्ली या सेलेक्टिव परमिएबल झिल्ली के द्वारा हो रहा है,
तो वो क्या होगा, परासरण होगा। और अगर अर्धपारगम झिल्ली या चयनात्मक पारगम झिल्ली नहीं है तो वो क्या होगा, विसरण होगा। तो हम सीधा यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हैं कि पौधों में पदार्थों के परिवहन की वह विशिष्ट प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणुओं का एक रेखीय प्रवाह उसके उच्च सांद्रण वाले स्थान से निम्न सांद्रण वाले स्थान की ओर अर्धपारगम झिल्ली या चयनात्मक पारगम झिल्ली की सहायता से होता है, उसे ही क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। परासरण दो प्रकार का होता है, एक अंतः परासरण और दूसरा बाह्य परासरण हो जाएगा। अंतः परासरण का मतलब क्या हुआ, देखिए परासरण की प्रक्रिया, देखिए जब किसी पादप कोशिका में परासरण क्रिया के समय जल या किसी अन्य विलायक के अणु बाहरी विलयन से कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, अंतः परासरण कहते हैं। तो जब किसी पादप कोशिका में परासरण क्रिया के समय जल या किसी अन्य विलायक के अणु बाहरी विलयन से कोशिका के अंदर अर्धपारगम झिल्ली से प्रवेश करते हैं या अर्धपारगम झिल्ली से विसरण करते हैं तो इस क्रिया को अंतः परासरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जब किशमिश को जल में डाला जाता है तो वह फूल जाती है। कारण क्या है कि जैसे ही हम किशमिश को जल में डालते हैं तो उसमें अंतः परासरण की प्रक्रिया होती है एवं जल जो है वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, इसीलिए किशमिश का आकार बढ़ जाता है और किशमिश फूल जाती है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर बाह्य परासरण, परिभाषा बिल्कुल वही समान है। वह परासरण क्या होता है, तो देखिए जब पादप कोशिका में परासरण क्रिया के समय जल या विलायक के अणु कोशिका से बाहरी विलयन की ओर, ध्यान रखें यहां पर क्या हो रहा था, राइट, कोशिका से, हाँ कोशिका के अंदर, राइट, बाहरी विलायक के जो अणु है वो बाहरी विलयन से कोशिका के अंदर, कहाँ, बाहरी विलयन से कोशिका के अंदर तो अंतः परासरण, और जब कोशिका से बाहरी विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर विसरण होता है तो उसे ही बाह्य परासरण कहते हैं। तो जब पादप कोशिका में परासरण क्रिया के समय जल या विलायक के अणु कोशिका से बाहरी विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर विसरण करते हैं तो उसे ही बाह्य परासरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जैसे ही उनको सोडियम क्लोराइड विलयन में रखा जाता है तो वह परासरण के कारण वो सिकुड़ कर क्या होती हैं, झूठीदार हो जाती हैं। अर्थात आरबीसी में जो जल होता है वो बाह्य परासरण के माध्यम से बाहर आ जाता है और वो सिकुड़ जाती हैं। अब हम यहाँ पर परासरण का महत्व समझेंगे। तो यहाँ पर भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, परासरण किसे कहते हैं, परासरण के महत्व को समझाइए, राइट। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर कि देखिए परासरण के कारण ही मूल रोमों के द्वारा, राइट, जल के अणुओं का अवशोषण परासरण के द्वारा संभव होता है। तो पहली चीज तो यही है कि परासरण की प्रक्रिया के कारण ही पौधे मूल रोमों की मदद से, और मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं, मूल में या जड़ में पाए जाते हैं। तो जड़ में पाए जाने वाले जो रोम होते हैं उनको ही कहते हैं मूल रोम। तो मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण परासरण की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव होता है। दूसरा हो जाएगा परासरण की प्रक्रिया के द्वारा ही पादपों में एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जो है वो जल का संचरण होता है। साथ ही साथ जो परासरण है वो पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है जिससे वह अपने आकार को बनाए रखते हैं। साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण चीज है, परासरण के कारण ही पत्तियों के जो रंध्र होते हैं वो खुलते हैं एवं बंद होते हैं। अर्थात जब पत्तियों के रंध्र खुलेंगे एवं बंद होंगे तभी गैसीय आदान प्रदान होगा। अर्थात परासरण की क्रिया के आधार पर ही रंध्रों का खुलना एवं बंद होना निर्भर होता है। साथ ही साथ पादपों में विभिन्न अंग जैसे पत्ती हैं, जड़, ये अपना अच्छा कार्य जो है वो परासरण की क्रिया से ही कर पाते हैं, राइट। तो ये था यहाँ पर परासरण का महत्व। इस तरीके से हमने पौधों में या पादपों में परिवहन को, परिसंचरण को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।